हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के लास्ट चैप्टर के बारे में। ठीक है, लास्ट चैप्टर आज हमारा कवर हो रहा है। इससे पहले के जितने भी चैप्टर थे सारे चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर 37 है जो कहता है मिसलेनियस के बारे में, प्रकरण यानी कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे कि हाई कोर्ट के बारे में है। हाई कोर्ट क्या है, अंतर्निहित शक्ति के बारे में, इनहेरेंट पावर के बारे में बताया गया है। हाई कोर्ट ट्रायल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और साथ ही साथ ये चीज़ भी बताया गया है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट है वो स्वयं के मामले में को सुनता है तो उसके बारे में क्या प्रोसीजर बताई गई है, ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो बने रहेंगे इन तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तब यहाँ पर बात करें चैप्टर 37 की, तो चैप्टर 37 में आपके 4 से 5 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप जितने भी सेक्शन बचते हैं उसमें आप इसको हेडिंग बस याद रख लेंगे तब भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हेडिंग से ही क्वेश्चन पूछता है, अंदर ज़्यादा नहीं पूछता। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो आता है आपका 479। ठीक है, इसमें एक मैगजीम है जो प्री में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू के रूप में। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करें 482 की, तो 482 में क्या बताया गया है, इनहेरेंट पावर यानी कि हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्ति के बारे में बताया गया। उसका उद्देश्य क्या है 482 का, ये और उससे बहुत सारी चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 474 क्या कहता है, उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण यानी कि हाई कोर्ट के समक्ष विचारण की बात करता है। अब मान लीजिए जैसे सेशन ट्रायल हमने पढ़ा था, सेशन ट्रायल में देखेंगे 225 से स्टार्ट हुई है उसकी ट्रायल। ठीक है ना, 237 तक। ठीक है, 237 तक यहाँ पे पूरा प्रोसीजर बताया गया है। उसी प्रकार से देखिए मजिस्ट्रेट की भी वारंट ट्रायल 238 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसीजर दिए हुए हैं, लेकिन हाई कोर्ट की प्रोसीजर के बारे में कहीं भी बताया नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जब किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा धारा 407 के अधीन ना करके, यानी कि 407 के अधीन जो हाई कोर्ट के बारे में बताया गया ट्रांसफर केसेस ट्रांसफर करने के बारे में। ठीक है, स्वयं भी केसेस ट्रांसफर कर सकता है, स्वयं को भी कर सकता है, यानी कि अधीनस्थ कोर्ट है वहाँ से भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि वो 407 के दिन के वाली प्रोसीजर नहीं करता है, तब क्या करेगा, अन्यथा यदि वहाँ पे किया जाता है तब वो अपराध के विचारण में वैसी ही प्रक्रिया अपनाएगा, वैसी ही प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जिसका सेशन न्यायालय अनुपालन करता है, यानी कि 225 से लेकर 237 तक में। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोसीजर बताई गई है इसी प्रोसीजर को हाई कोर्ट भी अपनाएगा। ठीक है, उस पूरे विचारण में। अब यहाँ पे इसकी प्रोसीजर क्या है 225 से 237 में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बताएगा कि 407 के अधीन ना करके, यानी कि विचारण तो करता है लेकिन 407 वाली भी नहीं करता। 407 के अधीन जो कार्रवाई की जा रही है वो उसका नहीं कर रहा है यहाँ पे, यानी केसेस ट्रांसफर किया जा रहा है उसके अधीन नहीं कर रहा है। यानी इसके अलावा यदि कोई किसी अपराध का क्या करता है, यहाँ पे विचारण करता है, तो प्रोसीजर कौन सी अपनाएगा, ये वाली प्रोसीजर अपनाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है 475। 475 क्या कहते हैं, सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्ति को कमान ऑफिसर को सौंपा जाना है। यानी कि यदि मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति का विचारण करना है, ऐसे व्यक्ति का ट्रायल करना है जिस जो कौन है, जो सेना न्यायालय का है। ठीक है ना, मतलब सेना के ऑफिसर का है, नौसेना का है, ठीक है ना, नेवी का है, एयरफोर्स का है, किसी भी सेना का क्या है, वो वहाँ पे सेवा करता था। अब उसका ट्रायल चलाना है, तब यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उस सेना न्यायालय के, उनको यहाँ पे सौंपा जाएगा उसको। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे आप हेडिंग बस याद रखिएगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है आपका 477। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें वही हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि उच्च न्यायालय के नियम बनाने शक्ति, तो यहाँ पूछ लेगा कि हाई कोर्ट की, यानी कि हाई कोर्ट के नियम बनाने की शक्ति के बारे में प्रावधान कहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ कहाँ पे बताया गया है, 477 में बताया गया है। और साथ ही साथ जब हाई कोर्ट यहाँ पे रूल बनाएगा तो प्रत्येक उच्च न्यायालय राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित के बारे में नियम बना सकेगा। यानी कि जब भी नियम बनाएगा निम्नलिखित के बारे में, कौन से, यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं इन सभी के बारे में जब भी नियम बनाएगा हाई कोर्ट, सबसे पहले क्या करेगा, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी लेगा। पूर्व सैंक्शन के बाद यहाँ पे क्या किया जाएगा, रूल्स बनाया जाएगा। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है ना, आपको इतना बस ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय रूल बनाएगा कौन से सेक्शन में, 477 में, और राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से। उसके बाद आता है आपका 478।
अब 478 से भी कभी क्वेश्चन आया है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताया गया है कि जो जे यानी कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जो उसको यदि राज्य के विधानमंडल द्वारा संकल्प द्वारा ऐसी उसको अनुज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। अनुज्ञा कब दी जाएगी? राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात। जब हाई कोर्ट से परामर्श कर लेगा तो राज्य विधानमंडल क्या कर सकती है, उसके राज्य सरकार उसको क्या कर सकती है, परमिशन दे सकती है, उसको निर्देश दे सकती है कि जो 108, 109, 110, 145 और 147 ये जो धाराएं हैं, ये किसको पावर देती है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर देती है। तो यहाँ पे जब उसको पावर दी गई है ना, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ क्या अर्थ लगाया जाए कि वह किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रतिनिधित्व है, निर्देश है। यानी कि जब यहाँ पे निर्देश दिया जाएगा ना कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसा माना जाए कि वो JMFC का है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है आपका 479। अब यहाँ पे इसको 3 सेक्शन आपको लिंक करके पढ़ना है। कौन कौन से? आपका आता है 479, ठीक है ना, 480 और साथ ही साथ आता है 481। अब इन तीनों सेक्शन में तीन लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी कि 3 लोगों को रोका गया है। पहले में किसको? पहले में रोका गया है जज को, ठीक है। दूसरे में रोका गया है वकील को, ठीक है ना, जो प्लीडर वगैरह रहते हैं। और तीसरे में रोका गया है लोक सेवक को, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, इनको रोका गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले किसको? जज, दूसरा आता है वकील, तीसरा आता है आपका लोक सेवक। तब इसी को यहाँ पे रोका गया है, इन तीनों को। तो इसी को पढ़ने वाले। अब वह मामला जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है। कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी ऐसे मामले में जिसमें वह पक्षकार या वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है, उस न्यायालय की अनुज्ञा की बिना जिसके वह न्यायालय से अपील होती है, ना तो विचारण करेगा, ना उसे सुपुर्द करेगा, और ना ही कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट पारित किए गए या किए गए किसी निर्णय आदेश की अपील को सुनेगा। अब यहाँ पे क्या होता है? अब मान लीजिए ए नाम का कोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके समक्ष एक केस आता है। मान लीजिए इसी के परिवार का कोई केस आता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल क्या है कि ये उस केस को नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि इसका पर्सनल यहाँ पे इंटरेस्ट है। तो पर्सनल इंटरेस्ट है तो वहाँ पे इस मामले को नहीं सुनेगा। ये माना जाएगा कि अब पर्सनल खुद का केस सुन रहा है तो अपने पक्ष में निर्णय देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को रोका गया है। तो ये एक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर आधारित ये सेक्शन है, ठीक है ना, यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित ये सेक्शन है। इसको आप नोट कर सकते हैं, नेचुरल जस्टिस पर आधारित प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अपने केस को नहीं सुनेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद भी बताए गए हैं कि ये अपने उस केस को सुन भी सकता है। लेकिन कब? जब वहाँ पे अनुज्ञा ले ले। किसकी अनुज्ञा ले ले? अब मान लीजिए जैसे ए नाम का कोर्ट है, अब ये कोई ऑर्डर देता है तो इसकी अपील कहाँ जाती है? बी नाम के कोर्ट में जाती है इसकी अपील। यानी कि ए ने जो निर्णय दिया उसकी अपील कहाँ जाएगी? बी में जाएगी, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा? जो इसके पास जो पर्सनल इंटरेस्टेड वाला क्वेश्चन है, वो सॉरी इसमें केस आया है इसके पास, तो पहले क्या करेगा? बी से परमिशन लेगा। यानी कि जहाँ पर इसकी अपील होती है वहाँ पे क्या करेगा? या वहाँ से पहले परमिशन लेगा। जब बी नाम का कोर्ट है परमिशन दे देगा कि आप उस केस को सुन सकते हैं, तब यहाँ पे क्या करेगा? ए उस केस को सुनेगा, ठीक है। अदरवाइज अपने जो केस है उसका पर्सनल इंटरेस्ट है तो उस केस को नहीं सुनेगा। ये हो गया, ठीक है। ना तो अपील सुनेगा, ना ही किसी भी प्रकार का केस सुनेगा अगर उसको पर्सनल इंटरेस्टेड है उस केस में, ठीक है। लेकिन तब सुन सकता है। अपवाद क्या है? जब उसके अपीलेट कोर्ट क्या कर दे, उसको अनुज्ञा दे दे कि आप इस केस को सुनिए। ये हो गया। अब आता है आप इसमें 479 के एक मैगजिम है। मैगजिम क्या कहता है? 479, ठीक है ना। 479 मैगजिम क्या है? नेमो जुडेक्स इन सुआ क्वाजा। एक ये हो गई, और एक और है नेमो इन प्रोपरिया क्वाजा जुडेक्स एसे डिबेट। अब ये दो मैगजीम है, दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब क्या है कि नो वन जज इन हिज ऑन केस, यानी कि स्वयं के केस में, स्वयं के मामले में कोई जज नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो स्वयं का वाद आता है, स्वयं का मामला होता है, उसमें स्वयं क्या नहीं हो सकते? जज नहीं हो सकते। भाई जब स्वयं जज होंगे, अपने खुद के मामले खुद ही सुनेंगे, तो उसका निर्णय क्या देंगे? अपने ही पक्ष में देंगे, ठीक है। तो वही नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल पर आधारित सिद्धांत है। यहाँ पे एक मैगजीम है, कौन सी? नेमो जुडेक्स इन सुआ क्वाजा। दूसरा ये भी है। इस दोनों का मतलब एक ही है कि नो वन जज इन हिज ऑन केस, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आता है आपका सेक्शन 482।
ठीक है ना। एक रिस्ट्रिक्शन वाली है तो हमने पढ़ ली 479 जो जज को रिस्ट्रिक्ट करती है। और दूसरा आता है वकील को, यानी विधि व्यवसाय करने वाले प्लीडर का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर ना बैठना। यानी कि कभी कभी जो होता है तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट के तौर पर बैठाते हैं जिनको विधि व्यवसाय कर रहे होते हैं। तो कोई प्लीडर जो किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विधि व्यवसाय करता है उस न्यायालय में या उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी न्यायालय में मजिस्ट्रेट के तौर पर नहीं बैठेगा। यानी कि जहाँ वह विधि व्यवसाय करता है ना, तो उस अधिकारिता वाले क्षेत्र में, उस अधिकारिता वाले न्यायालय में वो मजिस्ट्रेट के तौर पर नहीं बैठाया जाएगा उसको। जहाँ पर वो अब क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, जहाँ पर वह अपनी वकालत करता है उस न्यायालय में मजिस्ट्रेट के तौर पर नहीं बैठाया जाएगा उसको। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है 481 का कहता है विक्रय से संबद्ध लोक सेवक का संपत्ति का क्रय ना करना और उसके लिए बोली ना लगाना। यानी कि जब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, नीलाम की जाती है ना, यानी कि उसको सेल की जाती है जब अटैच करने के बाद, तो वहाँ पे जो लोक सेवक होता है, ठीक है, विक्रय से संबंध यानी जो विक्रय कर रहा है वहाँ पे उसने जिसने अटैच की है प्रॉपर्टी को, ये सारे जो लोक सेवक जो होते हैं वो क्या नहीं करेंगे, उस बोली में यानी उस जो नीलाम की जा रही है उसमें बोली नहीं लगाएंगे। यहाँ पर बस इतना ही बताया गया है, लोक सेवक को रोका गया है। ठीक है, तो कोई लोक सेवक जिसे इस संहिता के अधीन संपत्ति के विक्रय के बारे में किसी कर्तव्य का पालन करना है, यानी कि जिसकी ड्यूटी है कि भैया तुम क्या करो, इस संपत्ति की बिक्री करवाओ, तब वहाँ पे आप स्वयं बिक्री करवाएगा, खुद ही बोली लगाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या है, उसी को रोक दिया गया है कि स्वयं बोली नहीं लगाएगा, ना ही उस संपत्ति को क्रय करेगा और ना ही उसके लिए बोली लगाएगा। ये हो गया आपका 481। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है आपका 482। 482 क्या बात करता है, इनहेरेंट पावर। अब आप देखेंगे सीपीसी की 151, सीपीसी की 151 भी क्या कहता है, इनहेरेंट पावर के बारे में बात करता है। ठीक है, तो 482 के यहाँ पे सबसे पहले तो इसका उद्देश्य वगैरह कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो 482 में अंतर्निहित शक्तियाँ बताई गई है ना, तो किसको प्राप्त है, हाई कोर्ट को प्राप्त है, पहली चीज़ तो ये। अब यहाँ पे जो अंतर्निहित शक्ति दी गई है इसका उद्देश्य क्या है, अब इसका उद्देश्य ये होता है, ठीक है ना, उद्देश्य आप नोट कर लिए कि न्यायालय की कार्यवाही को दुरुपयोग से बचाना। यानी कि कोई भी न्यायालय अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर पाए, ठीक है ना, किसी भी कार्यवाही का दुरुपयोग ना कर पाए। तो ये सारी ये उद्देश्य होते हैं, ठीक है ना, अंतर्निहित शक्ति देने के। और सबसे पहली चीज़, इसके बाद नंबर फर्स्ट आप नोट डाउन करिए कि अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग से होगा क्या। तो सबसे पहले यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, अब इसका केस चल रहा है किसी निचली कोर्ट में। अब वहाँ पे क्या हुआ, उस केस तो चल रहा है, पेंडिंग है, बहुत टाइम से पेंडिंग है, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, देरी हो रही है। तब आप क्या कर सकते हैं, 482 के तहत एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि ताकि वो जो कार्रवाई है वो जल्दी निपट सके और उनको जल्दी रिलीफ मिल सके। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आती है कि यदि मान लीजिए आपके खिलाफ, यानी कि जो मान लीजिए ए नाम का जो यहाँ पे व्यक्ति है, इसके खिलाफ क्या हुआ, झूठी एफआईआर कर दी गई है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पत्नी है, ठीक है, वाइफ है, अब वो क्या करती है, अपने हस्बैंड के ऊपर या फिर अपने परिवार वालों के ऊपर, जो भी उसके हस्बैंड के माता पिता हैं, उन पे केस झूठी एफआईआर करवाती है कि वो मुझे परेशान करते हैं और दहेज वगैरह में जो भी चीज़ें हैं, ये फॉर एग्जांपल है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है, आप वहाँ पे 482 के तहत एक आवेदन लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि यहाँ पर क्या है, मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, ठीक है ना, बेबुनियाद है, ये सारी चीज़ जो भी ग्राउंड से आप लेके उसमें एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो 482 के तहत जो आपके ऊपर एफआईआर की गई है, पूरी एफआईआर ही क्वेश कर दी जाएगी, आपकी प्रोसीडिंग खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद एक तीसरा आता है आपका, तीसरा क्या आता है, कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, तीसरा क्या आता है, कॉम्प्रोमाइज़। यदि मान लीजिए जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है, ठीक है ना, ये नाम का व्यक्ति है जिसका केस चल रहा है किसी भी कोर्ट में, अब वहाँ पे क्या होता है, इसने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए एक आवेदन दिया, वहाँ पे वो क्या है, खारिज हो गई या फिर कुछ भी हो गया, या फिर ऐसा मामला है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, तो क्या कर सकता है, 482 के तहत एक आवेदन फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में कि मुझे इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है ना, ऐसी जो भी कंडीशंस होगी, जो भी शर्तें होंगी वो मान्य होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे करता है। तो वहाँ पे 482 के तहत क्या कर सकता है, जो हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसको खारिज, यहाँ पे उस कॉम्प्रोमाइज़ करने का ऑर्डर कर सकते हैं, डायरेक्शन कर सकते हैं।
उसके बाद आता है आपका, अब मान लीजिए एक और चीज़ आती है 4th नंबर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट के अधीनस्थ जो कोर्ट हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, वो क्या करते हैं, कोई ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, यानी कि इससे अधीनस्थ जितने भी कोर्ट हैं, किसी में भी मान लीजिए ए नाम का, बी नाम का कई कोर्ट हैं। अब मान लीजिए ए नाम का जो कोर्ट है वो क्या करता है, जो एज अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल करता है, ठीक है, और साथ ही साथ कोई ऐसी कार्रवाई करता है जिससे न्याय के उद्देश्य क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। अब न्याय के उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं तो भाई जस्टिस तो मिलेगा नहीं। जब जस्टिस नहीं मिलेगा तो यहाँ पे क्या है, न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे। तो इसी को रोकने के लिए क्या है कि आप 482 के तहत यहाँ पे आवेदन फाइल कर सकते हैं, और 482 के तहत यहाँ पे डायरेक्शन कर सकता है हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं, और आपने नोट डाउन नहीं किया तो आप फिर से पहले यहाँ पे करके वापस दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें 482 के यहाँ पे बेरेक्ट की, तो उच्च न्यायालय के अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय को ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी। यानी कि इस पूरे एक्ट में, इस पूरे संहिता में जहाँ कहीं भी हाई कोर्ट को रोका गया है किसी भी चीज़ को करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, तो यहाँ पर इस पर 482 पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि अंतर्निहित शक्ति का मतलब ही होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, उसकी डिस्क्रिशनरी रहेगी हाई कोर्ट की, वो चाहे तो कुछ भी कर रहे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मनमाना नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट भी ऐसा नहीं है कि मनमाना तरीके से कुछ भी करते रहे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ उसकी भी लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन में रहते हुए हाई कोर्ट कार्य करेगा, अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो सीमित प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी, ठीक है। जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्रवाई का दुरुपयोग निवारित करने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। तो यहाँ पे क्या है कि हाई कोर्ट क्या कर सकता है, किसी कार्रवाई को दुरुपयोग से निवारित करने के लिए, यानी कार्रवाई का दुरुपयोग ना हो, ये भी देखता है। आदेश के प्रभावी करने के लिए जो भी ऑर्डर हो सकते हैं वो करेगा, ठीक है ना। न्याय के उद्देश्य देखेगा कि न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है नहीं, ये सारी चीज़ सुनिश्चित करते हुए यहाँ के 482 के तहत यहाँ पे निरीक्षण करता है, ठीक है। ये हो गया आपका 482। अब 483 क्या बात करता है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य। यानी कि जो हाई कोर्ट है, ये पूरा चैप्टर हाई कोर्ट के बारे में ही बताया गया है, ठीक है ना। कुछ सेक्शन है जो अदरवाइज है, बाकी ज़्यादातर हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो हाई कोर्ट क्या है कि क्या करेगी, जो उसके अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, इसके अधीनस्थ क्या है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उन पर क्या करेगा, और अधीक्षण यानी कि सुपरविजन करेगा, उस पर क्या है नज़र बनाए रखेगा कि सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई गलत तरीके से तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और भी चीज़ें क्या है इसके लिए सुपरविजन करने के यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें यहाँ आपका 483 में, तो 483 के साथ आप क्या कनेक्ट कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो आर्टिकल 227, ठीक है। वहाँ पर भी इसके सुपरविजन के लिए बात की गई है, ठीक है ना, अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं 227 हाई कोर्ट के बारे में, और यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में ही बताया गया है 483 में कि हाई कोर्ट क्या कर सकता है, अपने निरीक्षण कर सकता है, अधीक्षण का निरंतर प्रयोग कर सकता है। ये उच्च न्यायालय का कर्तव्य, यहाँ पर ड्यूटी बना दी गई है हाई कोर्ट की कि आप देखेंगे कि आपके नीचे जो कोर्ट है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसे मजिस्ट्रेटों तो मामलों को निष्पादन शीघ्र उचित रूप से किया जाता है। यानी कि ये भी देखेगा हाई कोर्ट कि जो नीचे के मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है ना, जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, वो मामले को निपटाते भी हैं, यानी ये शीघ्र निपटारा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उचित रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। अब लास्ट सेक्शन आता है 484। यहाँ पे 484 में बस एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे निरसन है व्यावृत्ति के बारे में, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1898। अब जो यहाँ पे हमारी 1973 की CRPC है ना, 1973 के CRPC से पहले कौन सा 1898 का दंड प्रक्रिया संहिता लागू था, जहाँ पर आपकी 565 सेक्शन थी, ठीक है, 565 लगभग 565 सेक्शन उसमें थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद इसको रिपील्ड कर दिया गया। अब यहाँ पे कौन से 1973 के अभी की जो हम पढ़ रहे हैं CRPC, वो यहाँ पे लागू हो चुकी है। तो ये है आपका पूरा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बताऊँगा, इसके बाद CRPC के बारे में एक लेक्चर और लेकर आऊँगा, जहाँ पर मैं सारे पूरे CRPC में से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है ना, जो MCQ के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्री में पूछे जाते हैं, वो वहाँ से मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है ना। और आप ज़रूर देखिएगा, उसमें से आप बेनिफिट ये होगा, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।